सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको मज़ा आएगा एंड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस तरीके से 5 अगस्त को शिलान्यास भी हो गया है, राम जी पधार रहे हैं और उनकी मंदिर बन रही है। तो उस हिसाब से आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा एंशियंट थॉट था वो किस तरह से डेवलप करता है, और हम देखते हैं कि मतलब किस तरीके से हमारा जो हिंदुज़म था वो किस तरह से क्या बोलता है। मनुस्मृति क्या होती है, मनुस्मृति किस तरीके से मतलब बात करती है, मनु के जो रूल्स होते हैं किस तरह से मतलब कि उनको फॉलो किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बुद्धिज़्म जो होता है वो किस तरीके से मतलब हिंदुज़म से बाहर निकलता है, क्या रीजन थे उसके निकलने के। फिर हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे भक्तिरा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, सोशल रिफॉर्म आया था हमारा उसके बारे में बात करेंगे। तो एक हायरार्की बनी हुई है। हायरार्की बनने का मेन मोटिव होता है कि पहले हिंदुज़म था, देन हमारे पास मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आता है हमारे पे अपोज करते हुए इसको, हिंदुज़्म को ऑब्वियस सी बात है ये हिंदुज़्म से ही निकला है। देन उसके बाद क्या होता है, हम बात करते हैं मतलब भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं, एंड उसके बाद ये चीज़ें जो होती हैं हमारे पास किस तरह से मतलब मुगल्स आते हैं, फिर इसके बाद किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनीज आती है, और ये प्रोसेस लगातार चलता आ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, एक डिबेट हैपन होती है। लाइक अगर हम वेस्ट और ईस्ट को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बात है इंडिया जो होता है वो ईस्ट में आएगा, और अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन जितने भी होते हैं, जितने भी यूरोपियंस होते हैं, दे कम इन वेस्ट, वो वेस्ट में आएंगे। तो हमेशा एक डिबेट बना हुआ कि मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा जब भी कॉलोनाइज़ किए हमें, और कॉलोनाइज़ करने के बाद हमेशा एक क्लेम करते हैं कि मतलब कि वी आर नॉट सिविलाइज्ड, वी आर नॉट सिविलाइज्ड इनफ, और हम जो होते हैं एक प्रकार से जिसे बोलते हैं मत्स्य न्याय बोलते हैं। तो वी आर लिविंग इन अ सच काइंड ऑफ मत्स्य न्याय, मतलब कि अगर बड़ी मछली रहेगी तो छोटी मछली को खा जाएगी, ऑन दैट बेसिस वी आर लिविंग। इस तरह से हम लिख रहे हैं। उनका मेन क्लेम था कि वी आर हियर टू सिविलाइज यू, हम आपको सिविलाइज करने के लिए आए। इस तरह का उनका मेन नैरेटिव था। अब देखते हैं, और वो एक बोलते हैं कि मतलब कि वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल थॉट। जिस तरह से वहाँ पे प्लेटो के बारे में बात किया जाता है, एरिस्टोटल के बारे में बात किया जाता है, या मैकियावेली के बारे में बात किया जाता है, तो जिस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल थॉट था, तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि मतलब वी आर लैकिंग बिहाइंड, मतलब हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं था, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं था। हाँ, एक स्ट्रेटिफिकेशन था वर्णा व्यवस्था के तरीके से, जिसके बेसिस हम सर्वाइव कर रहे थे। तो अब देखते हैं कितनी सच्चाई होती। तो वैसे भी एक्चुअल में क्या होता है, पहले तो हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाए, ब्रिटिशर्स आए उसके बाद उन्होंने चीज़ों को रीड किया। काउंटर नरेटिव के लिए देखा जाए तो सबसे पहले मैं एक कोट पढ़ना चाहता हूँ, मैक्स वेबर, ही इज़ अ सोशलिस्ट, ही वाज मतलब एक बहुत ही अच्छे सोशोलॉजिस्ट हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं नो वेयर इन द वर्ल्ड द ह्यूमन माइंड हैज़ बीन सो डेवलप्ड एंड फाउंड इट्स अ प्लेस सो वेल देन इट हैज़ फाउंड इन इंडिया। तो मैक्स वेबर जो होता है वो इस तरीके से बोलता है कि मतलब कि नोवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे संसार में द ह्यूमन माइंड हैज़ बीन सो डेवलप्ड एंड फाउंड इट्स प्लेस सो वेल देन इट हैज़ फाउंड इन इंडिया। मतलब इंडिया में जिस तरह से माइंड पाए जाते हैं, ह्यूमन माइंड पाए जाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेंगे। ये बाद में नरेटिव है, जब मैक्स वेबर और बहुत सारे लोगों ने इंडियन थॉट के बारे में पढ़ा। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियन जिस तरीके से बात करते हैं, जैसे कि उनका नाम लेता हूँ, बीकू पारेख हो गए, देन आर.सी. मुखर्जी हो जाते हैं हमारे पास, एंड उसके बाद वी.आर. मेहता होते हैं। ये हमेशा मतलब कि एक तरीके से हमारे एंशिएंट थॉट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हो सके तो आप इनकी बुक्स को परचेज करके आप पढ़ सकते हो। तो एक्चुअली में होता क्या है, तो हम जो इंडियंस होते हैं, जो ईस्ट के लोग होते हैं, वो मेटलिस्टिक कम है, वो स्पिरिचुअल ज़्यादा है। मतलब कोई भी अगर हमारी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या होता है स्पिरिचुअली उसे सोचते हैं और उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, मेटलिस्टिक कम सोचते हैं। जो वेस्ट बेल्ट है हमारे पे वो क्या होता है बहुत ही मेटलिस्टिक है। शायद यही वजह है कि मतलब वो डेवलप्ड है और हम क्या होते हैं लेस डेवलप्ड है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है कि अगर हमारे अंदर कुछ चीज़ें हो भी जाती तो हम भगवान का नाम लेके या स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके हम बोलते हैं कि मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि वी आर मोर फोकस ऑन मोक्षा। हम मोक्षा पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारे जीन में है कि मतलब कि हम दूसरे जन्म की बात करते हैं। दूसरे जन्म का कहने का मतलब होता है कि इस जन्म में अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अगले जन्म में क्या होता है हमें ह्यूमन बॉडी मिलेगी, मतलब कि हम जो होता है एक प्रकार से मतलब कि मानव का रूप लेंगे, अदरवाइज हम जानवर और ये सारी चीज़ें बनते हैं। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब इस जन्म में हमें क्या होता है मानव का जीवन मिला है, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, वी हैव टू डू, हमें अच्छे डीड्स करने चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हिंदुज़म था उस तरीके से चलता था। हिंदुज़म चलने का मेन मोटिव होता है जैसे बैंक होता है, बैंक में आप चीज़ों को डिपॉजिट करते जाते हो, डिपॉजिट करने के बाद एक डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो। तो जो डिपॉजिट होता है हमारे पास इसी तरह से मानते हैं कि मतलब अगर धर्म है तो यू हैव टू फॉलो द धर्म, आपको धर्म को कंटिन्यूस फॉलो करना होगा, आपको लगातार डिपॉजिट करना है, आपको गुड डीड्स करते जाना। धर्म जो होता है हमारे पास उसे रेफरेंस बना के आपको गुड डीड्स करते जाने हैं। जैसे कि वर्ण व्यवस्था अगर दलित हो गया हमारे पे, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, जिस तरह से थॉट चलते हैं उस तरह से मैं, तो जो दलित हो गया अगर वो वेदा पढ़ना चाहता है तो ऑब्वियस ये बात है ये धर्म के खिलाफ हो जाएगा। तो ये क्या होता है विड्रॉल हो गया, आप विड्रॉल करते जाओगे। अगर विड्रॉल जो होता है हमारे पास डिपॉजिट से अधिक हो जाएगा तो हमारा जो बैंक अकाउंट होता है वो निगेटिव हो जाता है, और जैसे हमारा बैंक अकाउंट निगेटिव हो जाएगा तो आपको तुरंत ही हेल्प मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि मतलब इस इंसान को अब जो है
पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने गलत कर दिया, धर्म के खिलाफ आके अपने कास्ट से उठ के मतलब जो चीज़ें नहीं करना चाहिए उस चीज़ों को किया। तो ये सारे हिंदुज़म में कुछ हमारे पे निगेटिव पॉइंट्स थे जिसको मैं काउंटर करने वाला हूँ और देखता हूँ किस तरह से बुद्धिज़्म उसका आंसर देता है। बुद्धिज़्म का मेन मोटिव था, वो इस तरह से बोलते थे कि मतलब कि यू डू वन गुड डीड्स, आप एक अच्छा डीड करो, उसके बदले आप 2 बैड डीड कर सकते हो। तो कहने का मतलब होता है कि यू आर अलाउड, चलो ठीक है, आप एक अच्छा काम करो, आप 2 गलत काम कर सकते हो, आपको अलाउड है। मतलब इतना हार्श पनिशमेंट नहीं होता था बुद्धिज़्म में जितना कि हिंदुज़म में हार्श पनिशमेंट हुआ करता था। मीन्स कहने का मतलब होता है अगर हिंदुज़म के बारे में बात करें तो मतलब कि वो वुमेन्स इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हिंदुज़म जो होता है वो क्या होता है, बुद्धिज़्म जो होता है वो वुमेन्स इक्वालिटी के बारे में बात करता है। वो क्या होता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात नहीं करता, वो क्रिटिसाइज करता है ब्राह्मण को कि ऐसा नहीं कि मतलब ब्राह्मण अकेला होगा जो वेदों को पढ़ेगा। तो ये चीज़ें बात की जाए तो देखा जाए हमारे पास हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म जो भी होगा, उसके बाद फिर हमारे पास भक्ति कल्चर और फिर हमारे पास क्या होता है, सोशल रिफॉर्म। ये हमारे पास रूल्स बने, हमारे पास वी हैव आवर ओन रूल। इसी रूल्स के तरीके से हम चलते हैं। एक डिबेट में हम डिस्कस करते हैं वेस्ट से कि वी हैव आवर ओन रूल, हमारा रूल इस तरीके से रहता है और ये कंटिन्यूस चल रहा है। एक चीज़ और, बुद्धिज़्म जो था वो भी बिलीव करता था 2 चीज़ों पे, कर्मा एंड रीबर्थ पे बिलीव करता था कि भाई अगर आप कर्मा सही करोगे तो आपका जो पुनर्जन्म होगा या जो आप दोबारा जन्म लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जो है एक प्रकार से मतलब कि आप ह्यूमन योनि पाया जाएगा। योनि के बारे में जानते हो आप लोग, तो आपको ह्यूमन योनि मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, आप अलग स्पीसीज बनोगे, जानवर, कीड़े मकोड़े, इस तरीके से बनोगे। तो बुद्धिज़्म बिलीव इन दिस। अब ये बुद्धिज़्म कैसे निकलता है हिंदुज़्म से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो, हिंदुज़्म में क्या होता है, वर्ण मतलब कि देखा जाए कि एक प्रकार से बहुत सारे वर्ण बनाए गए हैं। वर्ण बनाने का मेन मोटिव होता है, ब्राह्मण थे हमारे पास, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। अब क्या हो गया कि इस तरीके से देखा जाए कि मतलब कि ब्राह्मण जो होता है उसका वेदों पे कमांड होगा, जो किंग होगा हमारा, बाद में डिस्कस किया जाए। कौटिल्य बोलते हैं कि किंग आर अलाउड, मतलब वो अलाउड होता है कि वो वेदा को पढ़ सकता है। बट वैसे देखा जाए कि मतलब कि अर्ली वैदिक पीरियड में देखा जाए तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो होता है, वैसे ये सारी चीज़ें मनु के द्वारा बनाई गई। वैसे देखा जाए तो जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है नेचर में। अभी मैं डिस्कस करने वाला किस तरह से बाद में मनु आते हैं, और मनु आने के बाद क्या होता है, उसी जो भी हमारा वैदिक सिस्टम होता है लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, वो कैसे रिजिड हो जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौटिल्य जो क्षत्रिय और वैश्य जो होते हैं, जो वैश्य था और जो क्षत्रिय था वो एक तरफ हो गया, और जो क्षत्रिय और ब्राह्मण था वो एक तरफ हो गया। तो दोनों में बहस होने लगी। तो क्षत्रिय और वैश्य ने एक तरफ अपना गुट बना लिया और कुछ ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय थे, तो उन दोनों में टक्कर होना स्टार्ट हो गया। तो अब जो क्षत्रिय और वैश्य थे यही क्या होता है, बाद में बुद्धिस्ट बन जाते हैं, यही बुद्धिस्ट का रोल प्ले करते हैं। लेकिन फिर से जैसे गुप्ता एरा आता है, तो गुप्ता एरा में क्या होता है, हमारे पास फिर से क्या होता है कि जो भी क्षत्रिय होते हैं, जो रिबल्स होते हैं क्षत्रिय, वो फिर से क्या होते हैं, सृष्ट करते हैं और फिर से ब्राह्मणिकल को मतलब अडॉप्ट करते हैं। और किस तरह से इंडिया में बुद्धिज़्म समाप्त होता है और बहुत सारे वर्ल्ड में क्या होता है, बुद्धिज़्म जो होता है एक्सपेंड करता है। तो वो कारण कुछ अलग था, उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं हिंदू सिस्टम। अगर हम हिंदू सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे धर्म एंड दंड 2 कंसेप्ट होता है हमारे पास, एक धर्म होता है और दंड होता है। तो धर्म और दंड हिंदू सिस्टम में दोनों इक्वल है। लेकिन बुद्धिज्म में क्या होता है हमारे पास, वहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, दंड और दंड दोनों बराबर होगा। ये हिंदू सिस्टम का बोलेगा, इस तरीके से बोलेगा। अब हिंदू सिस्टम में क्या होता है, मनु कमाते हैं, मतलब कि मनु एक पिक्चर की तरह आएगा, मतलब मनु किस तरीके से रोल प्ले करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो नाउ मनु कम इन पिक्चर। अब मनु जो होता है पिक्चर में आता है, तो ये क्या करता है, ही बिलोंग टू धर्मशास्त्र ट्रेडिशन। तो ये धर्मशास्त्र ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। तो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन किस तरीके से होता है, एक्चुअल में क्या होता है, धर्मशास्त्र हमारा होगा, अर्थशास्त्र हमारा होगा और बुद्धिज्म जो होता है हमारे पास। 3 तरीके से हमें अपने एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट को डिवाइड करना है। तो जो मनु होता है वो कहाँ पे आएगा, वो धर्मशास्त्र में आएगा। तो ये धर्मशास्त्र में होता है और बोला जाता है कि मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड लॉ मेकर। तो ये पहले लॉ मेकर माने जाते हैं हमारे मनु, तो याद रखिएगा ये पहले लॉ मेकर हैं। अब किस तरह से मनु जो होते हैं, मनु गिव वेरी नैरो वर्जन ऑफ धर्म। जो मनु होता है वो बहुत ही नैरो वर्जन ऑफ धर्म को बताता है, और किस तरीके से बताता है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है वो, द मोमेंट यू डिसाइड विथ योर प्री डिसाइडेड पाथ यू आर गोइंग अगेंस्ट धर्म। अगर आप जो भी आपका प्री डिसाइडेड पाथ दिया गया है धर्म के अकॉर्डिंग, अगर कास्ट अगर डिवाइड है, जो भी वर्ण डिवाइड किया गया, ब्राह्मण हो, अगर आप ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरे कार्य कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग अगेंस्ट टू धर्म। अगर आप क्षत्रिय हो तो आपका मेन मोटिव होता है प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरीज। अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो इसका मतलब क्या होता है, आप धर्म का विरोध कर रहे हो। अगर आप वैश्य हो तो ठीक है, आप मेटलिस्टिक हो सकते हो, उसके अलावा अगर आप कोई भी अलग काम में जाओगे तो आप विरोध कर रहे हो धर्म का। अगर आप
एक प्रकार से जिसे बोलते हैं शूद्र हो, तो शूद्र हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके विरुद्ध जा रहे हो तो फिर क्या होता है, आप धर्म का विरोध कर रहे हो। तो ये बोलता है एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, उसके अगेंस्ट अगर आप गए तो आप धर्म के खिलाफ जाने वाले हो, एंड यू आर गोइंग टू पनिश, और आपको पनिशमेंट मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं मनु जो होता है वो ब्राह्मण्स को जो है, ब्राह्मण्स का जो स्टेटस होता है उसको मेंटेन करने के लिए आए थे, रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए आए थे। तो याद रखिए इसे, वो मनु जो बोलता है एवरी कास्ट इज डूइंग इट्स प्रिस्क्राइब ड्यूटी। जो भी धर्म के द्वारा जो दिया जाता है, तो सभी जो कास्ट होते हैं उन सबको क्या होता है, हमारे पास ड्यूटी करनी, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू धर्म। अब एक चीज़ कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं मतलब तृतीयम धर्मम द्वितीयम। अब ये तृतीयम धर्मम तृतीयम क्या होता है, तो धर्म इज द पावर विच होल्ड लाइफ इन दिस प्लानट। मनु इस तरह से बोलते हैं, मतलब बोलते हैं तृतीयम धर्मम द्वितीयम, कहते हैं कि मतलब कि धर्म इज द ओनली पावर विच होल्ड लाइफ इन दिस प्लानट। इस पूरे प्लानट में जो होता है, अगर जीवन कहीं पे तो वो धर्म है, धर्म को फॉलो कर रहे हो तो आपके पास आप एक प्रकार से अच्छा जीवन जी पाओगे। इस तरीके से वो मान्यताएं मानते हैं। इफ़ यू डोंट फॉलो धर्म एनार्की विल प्रिवेल। अगर आप धर्म को फॉलो नहीं करोगे तो एनार्की प्रिवेल करेगी। एनार्की का मतलब होता है अराजकता आ जाएगा, मतलब अगर धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब जीवन संकट में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। अब अराजकता आ जाए तो इसका मतलब व्हेन एनार्की विल प्रिवेल तो मत्स्य न्याय हो जाएगा। अगर एनार्की प्रिवेल होती है, अराजकता आती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मत्स्य न्याय हो जाएगा। मत्स्य न्याय कहने का मेन मोटिव क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज, मतलब क्या होता है हमारे पास, देयर इज अ रेस ऑफ फिशेस। मत्स्य न्याय का मतलब होता है देयर आर सम बिगर फिशेस एंड देयर आर सम स्मॉलर फिशेस। तो अब एनार्की में क्या होगा, अराजकता होगा तो जो बिगर फिशेस होता है वो स्मॉलर फिशेस को खा लेगा, और जो स्मॉलर फिशेस अगर वो बिगर होगा तो वो क्या होगा, दूसरे स्मॉलर को खा लेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, चीज़ें चलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा वही क्या होता है, सर्वाइव करेगा, वही रूल करेगा। इस तरीके से बोलते हैं। अगर आप धर्म को फॉलो नहीं करते हो तो ऐसा सिस्टम आ जाएगा, मत्स्य न्याय हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो वी हैव टू फॉलो द धर्म। इस तरह से वो डराते हैं चीज़ों को। देखते हैं कितनी सच्चाई आगे हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, माइट इज राइट कहने का मतलब जो माइट होगा वही राइट होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा हमारे पास अगर मत्स्य न्याय हो जाएगा। एंड एट द एंड गॉड कैम इन पिक्चर। अगर इस तरीके से होगा, मान लो बेसिक बात है, मत्स्य न्याय हो जाएगा और इस तरह डिस्ट्रक्शन चलेंगे, तो फिर क्या होगा, गॉड का रोल भी होगा। और जैसे हम 12 अवतार के बारे में बात करते हैं, ये 12 अवतार का कहने का मेन मोटिव होता है, यही होता है। जब भी ऐसा होता है, जब भी हम धर्म को फॉलो नहीं करते तो विनाश होता है। विनाश कहने मतलब अधर्म हो जाता है। अधर्म होने का मतलब होता है कि मतलब कि अब भगवान जो होते हैं वो पैदा हो गए। कलयुग के भी भगवान है, वो भी पैदा होंगे, और हर तरह के भगवान जो होते हैं इस तरीके से वो आते रहेंगे, समय के साथ वो आते रहते हैं। जैसे कि कृष्ण आए, राम आए, तो बहुत सारे। और बोला जाता है जो क्षत्रिय होगा यही अवतार देगा, क्षत्रिय हमेशा अवतार देगा। कृष्णा के बारे में बोला जाता है मतलब ये यादव गॉड होते हैं, यादव गॉड या यदुवंशी मतलब बोला जाता है मतलब यादव राजपूत होते हैं। यादव राजपूत होने का मेन मोटिव होता है, एक्चुअल में एक स्टोरी है, उसको मैं सुना देना चाहता हूँ। स्टोरी किस तरीके से, तो दुर्योधन को जब मतलब कि दुर्योधन को मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो आशीर्वाद मिला था कि उनको जो है उनका नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करना था। तो कृष्णा ने कुछ इस तरह से बोला था, और बलराम के शिष्य थे दुर्योधन। और बाद में जब दुर्योधन मर गए, जो कि बहुत पावरफुल थे, तो मरने के बाद जो होता है बलराम ने जो है कृष्ण को मतलब कि एक शराब दिया था कि मतलब कि जो इस तरह का जो आपका क्लेन है, जिस तरह से राजपूत जाने जाते हैं टू प्रोटेक्ट, आप राजपूत के नाम पे नहीं जानोगे बल्कि आप यादव गॉड होगे। अब यादव जो होता है वैश्यास में आएगा, क्षत्रिय के नीचे होगा। इसका मतलब क्या होता है, आपको मतलब कि इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी क्षत्रिय होती है। इस तरह से माना जाता है। ये कहानी इस तरीके से मिथोलॉजी है। अब कितनी सच्चाई है इस चीज़ों के बारे में तो किसी को नहीं पता, बट हाँ, तो ऐसा बोला जाता है। फिर उसके बाद ये तो अगर हमारे पास हम दंड, धर्म और दंड के बारे में बात कर लिए, हिंदुइज्म में किस तरह से धर्म और दंड का रोल प्ले होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्मृति एंड श्रुति कंसेप्ट क्या था। तो अब स्मृति और श्रुति कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये माना जाता है गॉड हिमसेल्फ स्पोक टू द पीपल हु वाज राइटिंग ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा लिख रहे थे, तो ऋग्वेदा किस तरह लिख रहा था, गॉड जो होता है वो एक प्रकार से बोल रहा था, और जो लिखने वाला था उन चीज़ों को जो है ऋग्वेदा को लिखता गया। मतलब गॉड के मुंह से बोली गई चीज़ें ही ऋग्वेदा में लिखी गई है। ये मान्यता बताई गई है। जो भी सेजेस होते हैं हमारे पास से, अभी जो भी ऋषिस होते हैं, गॉड के द्वारा जो भी चीज़ बताई गई उसी को जो होते हैं वो ऋग्वेदा में लिखते हैं। इस तरह से बोला जाता है वाया द रूट ऑफ स्मृति एंड श्रुति। तो स्मृति एंड श्रुति की बेसिस इस तरह से बताया जाता है। एंड इट गॉट बोला जाता है मतलब कॉडिफाइड एज द ऋग्वेदा
एंड सो ऑन, और जो भी वो बोलते हैं उसी को हम कॉडिफाई करते हैं ऋग्वेदा में, और उसी को हम रूल एंड रेगुलेशन मानते हैं किस तरह से हमें रहना है। क्योंकि मत्स्य ने आया गया तो गॉड बोलेगा ठीक है हम आने वाले हैं, और आने के बाद वो मनु को भी अभी रिप्रेजेंट करेगा, बोलेगा भाई हम मनु को भेजने वाले हैं, इसके रूल एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब होता है व्हाट गॉड स्पोक वाज श्रुति, जो भी गॉड बोलते हैं उसे श्रुति बोलते हैं। एंड व्हाट सेजास रिमेंबर्ड वाज स्मृति, जो सेजेस होते हैं हमारे पास, जो ऋषि होते हैं जो रिमेंबर करते हैं गॉड के द्वारा बोली गई, उसे स्मृति बोलते हैं। गॉड जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं, हम श्रुति बोलते हैं। तो श्रुति गॉड के बोले जाने, जो भी बोलेगा वो श्रुति होगा, और जो हमारे द्वारा सुने जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। एंड स्मृति गॉड कन्वर्टेड इन ऋग्वेदा, और जो स्मृति होती है जो सेजेस के द्वारा, ऋषि के द्वारा मतलब जो रिमेंबर्ड की जाती है, उसको हम क्या करते हैं, ऋग्वेदा में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से कंसेप्ट बनाया गया। तो हमारा स्मृति एंड श्रुति का कंसेप्ट क्लियर हुआ, किस तरह से बोला जाता है, मतलब जो भी गॉड बोलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, श्रुति बोलेंगे। जो भी ऋषि के द्वारा सुना जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। और जो भी स्मृति उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, ऋग्वेदा में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रीति के बारे में। बोला जाता है ये रीति चली आई भैया, इस तरह से रीति होती है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रीति को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा। रीति का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर का मतलब होता है कि नेचर परफॉर्म इन प्री डिसाइडेड मैनर, ये मनु बोलते हैं। मनु बोलते हैं कि जो नेचर होता है वो प्री डिसाइडेड अपना क्या होता है, प्री डिसाइडेड मैनर में काम करता है। आपको छेड़ना कुछ नहीं है, वो प्री डिसाइडेड है। इस तरह से बोलता है रीति गवर्न्स यूनिवर्स। ये जो पूरी रीति होती है हमारे पास, ये पूरे यूनिवर्स को गवर्न्स करती है। विदाउट रीति नो यूनिवर्स। वो बोलते हैं अगर रीति नहीं है तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से बोलते हैं। एज रीति गवर्न्स कॉस्मिक ऑर्डर, रीति जो होता है जिस तरह से कॉस्मिक ऑर्डर को गवर्न करता है, उसी तरह से बोलते हैं ऑन द सेम वे धर्मा गवर्न्स ह्यूमन ऑर्डर। जो धर्म होता है वो क्या होता है, ह्यूमन ऑर्डर को क्या होता है, गवर्न करता है। तो हमें दोनों चीज़ों को फॉलो करना है। When a Sudra decided to touch the Vedas, अगर शूद्रा ने डिसाइड कर लिया कि हमें वेदा को टच करना है, he is bringing the whole cosmic order to the thread। वो क्या हो रहा है, पूरे कॉस्मिक ऑर्डर को मतलब एक थ्रेड की ओर लेके जा रहा है। एंड इट कैन नॉट बी अलाउड, और वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उसको तो अलाउड ही नहीं है धर्म वेदा पढ़ने के लिए। अगर वो कर रहा है तो क्या करेगा, ही इज ब्रिंगिंग द होल कॉस्मिक ऑर्डर टू थ्रेड। अब वो कहता है पूरे कॉस्मिक ऑर्डर के लिए क्या होता है, एक विनाश का कारण बनने वाला है। जैसे याद रखिए किस तरीके से वो बात करते हैं रीति को, मतलब कि अब एक एपोक्लिप्स आने वाला है, मतलब एक अनर्थ होने वाला है, और ये अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो मनु इसीलिए बोलता है कि ब्राह्मण जो होगा, जो क्षत्रिय होगा, जो भी राज्य होगा, वो क्षत्रिय जो होता है धर्म के खिलाफ जाने वाले हर इंसान को पनिशमेंट देगा। क्लियर है, ताकि जो रीति रहे वो बनी चले, और जो कॉस्मिक ऑर्डर होता है हमारे पास वो बना रहे और अनर्थ ना आ पाए। इस तरह से बोलते हैं। बोला जाता है मतलब गुप्ता एरा में जो होता है, बोला जाता है मनुस्मृति आई गई थी, वहीं पे रामायण और जो होती है हमारे पास महाभारत चीज़ें आई थी। इस तरह से बोला जाता है। एंड मनुस्मृति जो होती है वॉज ऑलवेज फाइंड डाइवर्जेंट फ्रॉम ऋग्वेदा। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ऋग्वेदा में होता है उससे मनुस्मृति जो होती है हमेशा डाइवर्जेंट पाई गई, मतलब वो सिमिलरिटीज़ बहुत कम होती है। मनुस्मृति जो होता है इज क्वाइट रिजिड इन नेचर। ऋग्वेदा क्या होता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। बोला जाता है ऋग्वेदा जो होता है ये अलाउड करता है, बट जो मनु आते हैं, जो मनुस्मृति, वो तो वो चीज़ों को ऋग्वेदा को एकदम रिजिड फॉर्म में जो होता है पेश करता है, बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म में, पनिशमेंट के तरीके पेश करता है। अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलना स्टार्ट होगा। तो मनुस्मृति कम्स आफ्टर वेदास। तो मनुस्मृति जो होती है वो वेदा के बाद में आता है। वेदा जो होती है, वेदास जो होती है वो पहले आते हैं, ठीक ना। एंड मनुस्मृति जो होती है वो वेदास में एक अथॉरिटी की तरह वो बोलते थे, मतलब ये वेदा होता है, ये इसी वेदा के आधार पर एक अथॉरिटी को इम्पोज करते हैं, जिसके बेसिस में क्या होता है पूरा सर्वाइवल होगा और वी हैव टू फॉलो द धर्मा। उस तरह से वो बात करते हैं। तो इस तरीके से वो बात करते हैं। एंड बिफोर मनुस्मृति वर्णा वॉज देयर। मनुस्मृति से पहले जो होता है वर्णा था। एंड कास्ट सिस्टम हैज़ स्टार्टेड टू टेक बर्थ। जैसे ही मनु आते हैं तो कास्ट सिस्टम आया था, कास्ट सिस्टम उससे पहले नहीं आया था। तो मनु जो होते हैं वो कास्ट सिस्टम को एक प्रकार से फोल्ड करते हैं, मोल्ड करते हैं अपने तरीके से, ताकि एक ब्राह्मण का पोजीशन जो होता है वो बचा रहे। इस तरह से मान्यताएं होती हैं। एंड जो भी हमारे पास मनुस्मृति होती है मेड वर्णा एंड कास्ट ऑलमोस्ट द सेम थिंग। बाद में उन्होंने क्या बोलते हैं कि वर्णा और जो कास्ट होता है एक्चुअली में वो कुछ नहीं बल्कि एक सेम थिंग्स है। अगर आप कास्ट के अंग्रेज गए तो इसका मतलब आप अपने वर्णा के खिलाफ गए। ऐसा अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं माना जाता, लेकिन मनु जो आते हैं उस तरीके से वो नरेट करते हैं। इन अर्ली वैदिक एरा जो वर्णा था हमारे पास वॉज फ्लेक्सिबल, एंड इन लेटर वैदिक एरा इन मनुस्मृति एरा इट वॉज नॉट। तो मनुस्मृति एरा में जो होता है हमारे पे जो होता है, जो वर्णा होता है उसे बहुत ही रिजिड बना दिया गया, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। जैसे कहने का मतलब होता है इस
जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन बीजेपी के रूल में क्या होता है बहुत ही रिजिड होने वाला है। कह सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो। मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता, नहीं तो एंटी नेशनल कहलाऊंगा। खैर, अब आता है कंसेप्ट हमारे पास। तो हमने क्या हुआ, धर्म एंड दंड के बारे में डिस्कस कर लिया, देन हमने स्मृति एंड श्रुति के बारे में डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद हम मनुस्मृति किस तरह से उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ था हमारे पास, तो पुरुषास्त्र किस तरीके से था उसको डिस्कस करते हैं। तो पुरुषास्त्र क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पुरुषास्त्र को 4 तरह का पुरुषास्त्र होता है, उसमें डिवाइड किया। जो पहला होता है उसे बोलते हैं धर्म, दूसरा होता है उसे हम अर्थ बोलते हैं, तीसरा होता है काम होता है, और चौथा होता है मोक्ष बोलते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये 4 जो होते हैं पुरुषास्त्र होते हैं, जो कि मनुस्मृति के द्वारा दिया गया है। धर्म का मतलब होता है रिलीजियस या राइटियस लिविंग, तो या रिलीजियस लिविंग जो होती है वो धर्म होगा। अर्थ का मतलब होता है मटेरियल बेनिफिट, चलो ठीक है, अगर आप एक प्रकार से राइटियस लिविंग लीड हो धर्मा के साथ, मतलब धर्मा को फॉलो करके आप जी रहे हो। उसके बाद जो होता है सेकंड आएगा अर्थ, मतलब अब आप मटेरियल बेनिफिट को यूज कर सकते हो। देन आएगा कामा, अब आप प्लेजर या क्लब वगैरह जा सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो थर्ड फेज में। एंड फोर्थ फेज में क्या हो जाएगा, मोक्षा। अब आपको जो होता है साल्वेशन की ओर तरफ मूव करना है, मोक्षा की ओर। तो द 4 पुरुषार्थ shows that Hindus took a life in a comprehensive sense. They neither ignore the material nor the sensual pleasure, hence it represent balanced way of life. ये बहुत अच्छा लगता है पुरुषार्थ को जिस तरीके से था, मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है। इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो जाती है। इंसान को खुद पता हो जाता है किस तरह से उसको स्विच करना है। खैर, लिबरल अगर सुनेंगे तो इस तरह से उसे अलाउड नहीं करेंगे, बोलेंगे क्वाइट फंडामेंटलिस्ट इन नेचर, जिस तरीके से बताया गया। लेकिन ये जो भी हमारे पास है, दीज 4 पुरुषार्थ होता है, सोज दैट हिंदूज टुक अ लाइफ इन अ कंप्रेहेंसिव सेंस, बहुत ही कंप्रेहेंसिव सेंस में लाइफ को देखते हैं। दे नीदर इग्नोर द मटेरियल नॉर, तो मटेरियल को इग्नोर भी नहीं करते हैं, नॉर द सेंसुअल प्लेजर, हेंस इट रिप्रेजेंट बैलेंस वे ऑफ लाइफ। जैसे बोलता है कि वी आर लेस मटेरियलिस्टिक, वी आर मोर स्पिरिचुअल। वेस्टर्न का क्लेम होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ पुरुषास्त्र में एक देर इज अ स्टेज जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मटेरियलिस्ट एकोमुलेशन कर सकते हैं, सारी मटेरियलिस्टिक एकोमुलेशन कर सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या होता है, फिर आगे मूव करता है, फिर वो आगे चीज़ें बात करते हैं किस तरह से हम ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम किस तरीके से गृहस्थ के बारे में बात करते हैं, फिर किस तरह से हम क्या करते हैं वामप्रस्थ के बारे में बात करते हैं, उसकी तरह से हम संन्यास के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मचर्य होगा हमारे पास, पहला ब्रह्मचर्य होगा। फिर क्या होता है हमारे पास गृहस्थ जीवन होगा, जिसे हम हाउस होल्ड बोलते हैं, हमें गृहस्थी बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें वन में चले जाना है, एंड बाद में लास्ट में क्या होता है संन्यास लेना। तो इन चारों चीज़ों को आप याद रखिएगा। फिर हम वर्णा के बारे में बात करते हैं। वर्णा किस तरह से, हमारे पास ब्राह्मण्स थे, हमारे पास क्षत्रिय थे, व्यास थे, वैश्य थे, और उसके बाद शूद्रास थे। इस 4 तरह का हमारा वर्णा था, इसको याद रखिएगा। ईच वर्णा इज सपोज टू फॉलो इट्स धर्म, जितने भी वर्णा होते हैं उनको अपना धर्म को फॉलो करना है। इफ़ वर्णा धर्म इज नॉट फॉलोड, अराजकता इज प्रिवेल, अराजकता प्रिवेल करेगी, एनार्की इज प्रिवेल। और फिर क्या होगी हमारे पास, एंड ऑफ द वर्ल्ड, मत्स्य न्याय आ जाएगा। फिर उसके बाद गॉड क्या होता है वो अवतार लेगा, प्रोसेस कंटिन्यू। व्हाट इज़ द इंडियन थ्योरी ऑफ स्टेट। अब हम स्टेट की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, हम स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब स्टेट किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करता हूँ कि मतलब कि इंडियन व्यूज़ ऑन स्टेट, इंडिया जो होता है स्टेट को कैसे देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर वो पॉलिटिकल साइंस जो होते हैं ऑप्शनल लेते हैं तो वो किस तरह से मतलब धर्मशास्त्र को देखते हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी देखते हैं। आगे हम अर्थशास्त्र को देखेंगे, किस तरह से कौटिल्य जो होता है वो आते हैं और किस तरह से बात करते हैं वो, किस तरह से वो एक्सपेंशनिज्म के बारे में बात करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मनु की तरह नहीं थे, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थे नेचर में, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्टेट थ्योरी क्या है, इंडियन की स्टेट थ्योरी क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे हम 1 by 1। यूजीसी नेट अगर है तो वहाँ पे मत्स्य न्याय क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, तो आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको हो सके आप समझिए और चीज़ों को जाइए रीड कीजिए ताकि आप इन्हेंस कर सकें उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए इसे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं मैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।